दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज मिलने जा रहा है महाराष्ट्र के लातूर जो शहर है, इस लातूर शहर के चुनाव क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब से। जी हाँ, डॉक्टर सुनील गायकवाड़ एक ऐसे सांसद है जिन्होंने 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, सार्वत्रिक निवडणूक हुई थी, लोकसभा के चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में ऐसे देश के पहले सांसद हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद में जय भीम का नारा दिया था। तो ऐसे सांसद से आज मिलते हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब से। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, सबसे पहले डॉक्टर टीवी पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो सांसद बोलकर आपने 2014 में जो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए आपने कार्य किया है, हमारा चैनल पूरे देश में जाता है। आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन पूरे देश में हमारा चैनल दिखता है, इसलिए सबसे पहले हम आपका परिचय जान लेंगे, तो आपका परिचय दें। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ लातूर लोकसभा मतदार संघ से 2014 से 2019 तक सांसद था। मैं बहुत सारे विषयों में मास्टर डिग्री है मेरे पास, और मेरे पिताजी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने काम किया था। मेरे बड़े भाई जो समृद्धि महामार्ग के टेक्निकल हेड है और अभी कल ही एमडी की पोस्ट पे वो ज्वाइन हो गए हैं। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है, मेरा एकत्र कुटुंब परिवार है। जी जी। और बाबा साहब के साथ पिताजी ने मूवमेंट में काम किया है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं लातूर लोकसभा का चुनाव लड़ूं। और 2009 में भी मैं कुछ मार्जिन से मेरी सीट हार गई थी, लेकिन 2014 में मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत गया। जी जी। और लोकसभा में जब पहली बार वहाँ शपथ लेने का मौका मिला, तो लोकसभा के इतिहास में जी मैं पहला सांसद था जिन्होंने शपथ लेते ही जय भीम का नारा दिया, क्योंकि मैं राखीव लोकसभा मतदार संघ से आता हूँ और मेरे यहाँ वहाँ नाम के नीचे लातूर ब्रैकेट में एससी लिखा हुआ आता है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो मैं तो कट्टर जय भीम वाला हूँ, तो इसलिए मैंने बुलंद जय भीम कह दिया। जी जी। जय भीम की ताकत इतनी है कि जब मैं शपथ के बाद जय भीम कहा तो मुझे बहुत सारे देशों से फ़ोन आया। उसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ओबामा थे तब, जी जी जी। उनका जो सोशल मीडिया देखता है वो इंडियन था। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने कैसे वहाँ पे जय भीम बोल दिया। जी। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी मुझे पूछा कि आपने कैसे वहाँ जय भीम का नारा दिया। तो वहाँ मैं शपथ लेती ही मेरे दिल से जय भीम वहाँ पे मैंने बोल दिया। जी 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 जी। और ऐसा मेरा पहले दिन का अनुभव था। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप तो कहते हैं कि बाबा साहब के साथ में आपके पिताजी ने काम किया है, हाँ बराबर है। तो आप जातिवादी जो बीजेपी पक्ष है, इस पक्ष के माध्यम से आप सांसद बने हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं इसलिए काम करता हूँ जी जी कि हम शुरू से ही मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। अच्छा। मेरी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारे घर में जब से बचपन से हम बढ़ते गए, तब से हमारे घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की फ़ोटो, अच्छा। दूसरा कुछ हमें पता ही नहीं था। तो मैं जब भी बुद्ध को नमन करता हूँ तो बुद्ध कमल पे बैठे हुए दिखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। अच्छा। और ये एक मुझे बचपन से आकर्षण था। अच्छा। और हमेशा मैं सत्ता के विरोध में विरोधियों के टीम में काम करने का मैं काम करता, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जी जी जी। मेरे डेली न्यूज़पेपर हैं। अच्छा। तो तब भाजपा अपोजिशन में थी,
अच्छा। तो जी। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। बड़े भाई ने और पिताजी ने मुझे परमिशन दी और मैं इसलिए वहाँ पे गया कि सचमुच में ये जातीयवादी पार्टी है क्या नहीं है, अच्छा। ये परखने के लिए वहाँ पे गया। लेकिन आप लोग जानते हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी में बुद्धिस्ट लोग चुन के नहीं आते, क्योंकि उनको टिकट भी नहीं दिया जाता और चुन के भी नहीं आते। जी जी जी, बराबर। नॉन बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट जो है उन लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है अच्छा। हर एक पार्टी में। जी जी। लेकिन मैंने डेयरिंग किया और भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिया और पहली बार हमारे कास्ट के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया, जी जी, मतदान किया। मेरे प्रचार में तो पूजनीय भंती जी भी भाग लिए थे। अच्छा। गोपीनाथ मुंडे साहब जो हमारे लीडर, उन्होंने मुझे मौका दिया। आदरणीय गडकरी साहब ने, आदरणीय फडणवीस जी ने मुझे मौका दिया, क्योंकि राखीव मतदार संघ है लातूर। जी जी जी। और 9 में थोड़ा 3-4 हज़ार मार्जिन से हार गया, लेकिन 14 में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीत गया। लेकिन लोग कहते हैं जातीयवादी पार्टी, हाँ। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जी, कि जी, जातीयवादी पार्टी है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप एक अच्छे पत्रकार हैं और दूसरी बात, सांसद में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो सांसद कोई होगा तो आपकी तरफ उंगली निर्देश होती है, तो इस बारे में बताइए। 16वीं लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 16वीं लोकसभा में हाईली एजुकेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम से हुआ है। जी जी। हर एक फैकल्टी का मैं ग्रेजुएट हूँ, मास्टर ग्रेजुएट हूँ। योगा की डिग्री है, नेचुरोपैथी की डिग्री है, मैनेजमेंट साइंस में पीएचडी है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है, जर्नलिज्म में मास्टर है। हर एक फील्ड में डिलीट हूँ, डीएससी हूँ, पीएचडी 3-4 पीएचडी है। अच्छा। ऐसे मैं पढ़ते गया, क्योंकि मेरे पिताजी हेडमास्टर थे और मुझे बचपन से पढ़ने की आदत है। अभी भी मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वाह। और इसलिए मेरा एक वो रिकॉर्ड हो गया। इसका फ़ायदा ये हो गया कि मेरा एजुकेशन देखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे राजभाषा समिति का सदस्य बनाया। अच्छा। और दूसरी उप समिति का मैं कार्यकारी संयोजक था। जी जी। पूरे इंडिया में मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट और साउथ में जो हिंदी में कामकाज नहीं होता है। जी जी। लेकिन मैं जिस कमेटी में काम करता था, मैं कार्यकारी संयोजक था, मैंने इतना काम किया कि जो स्टेट में साउथ में, जो तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्रा में जो काम 30% हिंदी में होता था, अच्छा। जी जी। वो मेरे पीरियड में मैं 55-60 तक लेके गया। अरे वाह। इसरो जैसा ऑफिस भी मेरे कमेटी के अंडर था। अच्छा। उसमें तो 90% से ज़्यादा हिंदी में काम होता है। वाह। ये एक मुझे काम करने का मौका मिला। और आईटी स्टैंडिंग में भी मैं काम किया हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी में। जो आप मोबाइल को पहले जीरो था, हाँ हाँ हाँ, वो बराबर। जीरो हटाने का काम मैंने किया। जी, 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 वो आईटी स्टैंडिंग में मैंने प्रपोजल रखा और जी, वो जी। हमने, मेरा सजेशन था। जी जी। ऐसे बहुत सारे काम इस वजह से हो गए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सांसद के नाते मुझे बहुत सारी कमेटी की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। बहुत अच्छी बात है सर, आपका काम तो बहुत ही सराहनीय काम है। और दूसरी बात ये कहा जाए तो लातूर जो क्षेत्र है ये मागास वर्गीय क्षेत्र बोल के इसको देखा जाता है, तो कितने वोटों से आप 2014 में चुनाव जीते थे सर आप? 2,65,000 के लीड से मैं जीता था। जबकि 35 साल वहाँ कांग्रेस के एमपी थे शिवराज पाटिल चाकुरकर, 60 टर्म, और विलासराव देशमुख 2 टर्म चीफ मिनिस्टर थे। उन लोगों के पूरे कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को जीत के लाना ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे मुंडे साहब बोले थे, तू पागल है, क्यों यहाँ खड़े होने का टिकट मांग रहा है, यहाँ तो अपनी सीट नहीं जीतेगी। मैंने कहा मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं जीत लूँगा, और मैं जीत गया, बहुत भारी वोटों से जीत गया। जी 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 सर, चुनाव जीतने के बाद में आपने सबसे पहला बहुजन समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार का काम किया है सर वहाँ पे आपके क्षेत्र में? मेरे लोकसभा क्षेत्र में आपको आश्चर्य होगा, मैंने जो जो काम किया है, मेरे पहले जितने भी एमपी थे जी,
बाद में का नहीं बता पाऊँगा। जितने भी पहले एमपी थे उनके पूरे पीरियड में जितना काम नहीं हुआ उतना मेरे 5 साल में हुआ। जी जी। लातूर में एक ट्रेन चलती थी, मैंने 21 ट्रेन शुरू कर दी वाह। लातूर से। लातूर को मैंने पानी की ट्रेन भी लेके आया था जब अकाल पड़ा था जी, पानी जी, जी, का। हाँ हाँ। एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल 200 बेड का मेरे कार्यकाल में निर्माण हुआ। लातूर के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू कर दिया। वाह। नीट सेंटर, लातूर एजुकेशनल हब है, लेकिन वहाँ 12वीं के बाद मेडिकल को जाने वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम सेंटर नहीं था। मैंने लातूर, नांदेड़ और हिंगोली 3 डिस्ट्रिक्ट में नीट सेंटर शुरू कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस, नीट सेंटर, पोस्टल का डिविजनल ऑफिस, जी जी। ये सब किया। और इसके साथ लातूर को एक रेलवे बोगी का कारखाना भी मेरे कार्यकाल में शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। और इसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और एक मैंने लातूर के रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ा एक वेटिंग हॉल बनाया, जो पूरा सोलापुर डिवीज़न में ने इतना बड़ा मतलब वेटिंग हॉल बनाया। लातूर के रेलवे स्टेशन पे आपको वीआईपी लॉन्ज मिलेगा। अच्छा। जो कि इंडिया में हर रेलवे स्टेशन पे नहीं है। मैंने अच्छा। और एक काम किया मैं हिंदी कमेटी में था, इसलिए लातूर के रेलवे स्टेशन पर एक हिंदी की लाइब्रेरी भी मैंने शुरू कर दी। जी जी। लातूर के लिए ये तो है, लेकिन जब लातूर को पानी नहीं मिल रहा था तो मेरे एमपी लैड से, मेरे खासदार फंड से मैंने लातूर सिटी में 100 बोर दिया और 100 के 100 बोर को पानी लग गया। वाह। जबकि नियम था कि एक लेवल के नीचे नहीं जाना। मैंने वहाँ के कलेक्टर को बोल दिया कि लातूर के लिए वो नियम शिथिल कर दीजिए और बोर लेने दीजिए। जी जी। अभी भी वही बोर का पानी लातूर में लोग पीते हैं, जो मैंने दिया था। ऐसा बहुत सारा काम मेरे 5 सालों में किया। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी बाबा साहब के सानिध्य में रहकर बाबा साहब के विचारों का कार्य किया है, लेकिन आप सांसद होने के नाते किसी बुद्ध विहार का निर्माण किया है क्या आपने? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे परिवार ने सांसद होने से पहले से हम बुद्ध विहार के निर्माण में योगदान है हमारा। जी। कर्नाटक में एक रेकुलगी माउंट जगह है, वहाँ पे हमने तथागत बुद्ध की पत्थर की 5.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा मेरे पिताजी के 70वें बर्थडे पे हमने डोनेट किया। वहाँ के निर्माण के लिए भी हमने फंड दिया कर्नाटक में। जी जी। आप अजंता, एलोरा अजंता जानते हैं आप? हाँ, अजंता के सामने करीब 100 एकड़ लैंड, जी। उसमें एक भगवान बुद्ध की 35 फीट की मार्बल की स्टैचू है। अच्छा। जो मेरे बड़े भाई अनिल कुमार गायकवाड़, जो अभी एमडी है एमएसआरडीसी के, उन्होंने वो डोनेट किया। अरे वाह। पिताजी के नाम से। और वहाँ पे हमने परसों ही लातूर में मेरे भाई के 60वें जन्मदिन पर हमने एक 5.5 फीट की बुद्ध मूर्ति सिद्धोधन विहार में डोनेट किया। हम बहुत जगह पे बुद्ध की मूर्ति डोनेट करते हैं, विहार के लिए हम दान देते हैं। जी जी जी। मेरा ये कहना है, हाँ बोलिए। गांव जहां विहार और विहार जहां संस्कार, ऐसा होना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मेरे पिताजी ने 1945 में, जबकि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म भी नहीं स्वीकारा था। हाँ जी, बराबर। उस जमाने में वो गांव में जो पत्थर को सिंदूर लगा के जो भगवान बनाते हैं, जी जी जी, उनको उठाकर बैलगाड़ी में रख के फेंक दिए थे मेरे पिताजी ने। उनका मैं लड़का हूँ। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था। हाँ, तो हम बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए हमारा परिवार हमेशा काम करता है। सर, इतने आप कट्टर जय भीमवादी है तो बीजेपी में काम करते हैं, ये सूत्र कैसा क्या? हाँ, बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी को हम जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कि विरोधी है क्या सपोर्ट करने वाली है। अच्छा। अगर हर कोई विरोधी बोलकर रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी क्या है। और मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था और पॉलिटिकल मेरा कोई
इरादा नहीं था। अच्छा। लेकिन लातूर लोकसभा रिजर्व बन गया, इसलिए मैं वहाँ से कांग्रेस का एमपी था। जब मैं चुनाव के लिए खड़ा हो गया तब फर्स्ट टाइम खड़ा 2009 में, तो हमारे पार्टी की एमपी थी। लेकिन 2009 में जब मैं वहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, जी जी। तो हम तो कांग्रेस का तो हम कैंडिडेट नहीं बन सकते थे। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार जब थी, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे वीपी सिंह की सरकार थी, बराबर है। तो वीपी सिंह और रामविलास पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हाँ। बाबा साहब को भारत रत्न दिया। जी जी जी, बराबर। जब भंडारा में बाबा साहब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हाँ हाँ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जी जी, हाँ हाँ। उन्होंने बाबा साहब का प्रचार का कार्य संभाला था। जी 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 जी। और दिल्ली में जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण की जगह है, उस जगह पर कांग्रेस ने नहीं स्मारक बनवाया, भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार ने वो जगह खरीद ली थी। ये मुझे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता था। जी जी। इसलिए मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ही में ही काम करेंगे और वहाँ से एमपी बन गया। जी जी जी, बाबा साहब की बात निकली है तो बाबा साहब ने एक जगह पर ऐसा कहा है सर कि कांग्रेस से जड़ तक घर है, उसके अंदर प्रवेश मत करो। इस वाक्य को आप किस नज़र से देखते हैं आप? बाबा साहब ने कहा है कांग्रेस जलता घर है, ये कहा है। लेकिन हम शुरू से कांग्रेस ने बाबा साहब के ऊपर अन्याय किया है। बाबा साहब को जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दिया है। जी जी। इसलिए हम कांग्रेस के साथ कभी खड़े नहीं थे और ना ही भविष्य में रहेंगे। जी जी। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प हमारे सामने था। और लातूर में तो पूरा, मैं जहाँ से एक्चुअल में मैं लातूर से आता हूँ, तो लातूर में बीजेपी से खड़ा रहना यानी खुदकुशी करना, ऐसा खुद मुंडे साहब मुझे बोले थे कि अरे क्यों तू सुसाइड कर रहा है, अच्छा। यहाँ नहीं जीतेगा। फिर भी मैंने किया और मेरे कार्यक्षेत्र में, मेरे कार्यकाल में 5 साल में मैं लातूर में, पूरा लातूर ज़िले में बीजेपी को 100% किया। जी जी। हमने हमने पंचायत समिति जीता, नगर पालिका जीता, नगर परिषद जीता, हमने बहुत सारा। अभी मेरा टिकट कट गया लास्ट 2014 हाँ 2019 में। जी जी जी। तो उसके बाद का अभी देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ 100% नहीं है। जी 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 जी। मेरे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी लातूर ज़िले में। अच्छा। मैं जब 2009 में 2014 में जब इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे वहाँ पे। जी जी जी। लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने भारतीय जनता पार्टी को 100% किया था। अभी मैं एमपी नहीं हूँ वहाँ का। जी, अभी जी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 100% नहीं है। जी जी सर, 2019 की जो बात निकली अभी यहाँ की, तो 2019 में टिकट आपको क्यों नहीं मिला? ये तो रिसर्च करने का प्रश्न है। अच्छा। पूरा भारत भी जानता है और महाराष्ट्र भी जानता है। अच्छा। कि भारतीय संसद में पहले 20 लोगों में मेरा 13 नंबर का मुझे अवार्ड भी संसद से मिला। अच्छा। सर्टिफिकेट मिला। 100% उपस्थिति, 750 क्वेश्चन मैंने लोकसभा में पूछे। मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है लोकसभा में। मेरा टिकट कटने का सवाल ही नहीं आता था जी। लेकिन तब हमारी सरकार थी राज्य में, देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे। और जिस जिले की लोकसभा है वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है, हाँ। उन लोगों को उन्होंने राइट दिया था। जी जी। और मेरा टिकट के लिए वहाँ के लोकल लीडर ने विरोध किया। अच्छा। क्योंकि उनको लगता था कि ये दोबारा इतना काम किया है तो ये जीत जाएगा, फिर सेंटर में मिनिस्टर बनेगा, ये होगा, ये उनको डर था। अच्छा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरा टिकट काटा। और जिसको दिया उसको कैसे दिया वो पूरा भारत जानता है। जी 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 जी। और इसलिए मेरा टिकट का अभी तक पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि मेरा टिकट कैसे काटा। अच्छा अच्छा। क्योंकि किसी ने बोला भी नहीं और किसी ने कारण भी नहीं दिया। जी जी जी। लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ निष्ठा से रहता हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैं काम किया। मेरा टिकट कटने के बाद भी मैं पार्टी में काम किया। जो कैंडिडेट दिया था उसका प्रचार किया।
औसा में फडणवीस साहब के पीए अभिमन्यु पवार जी कैंडिडेट थे, उनको हमने जिताने के लिए दिन रात मेहनत की और वो जीत गए। और पार्टी के लिए हमने काम किया, पार्टी भविष्य में हमको मौका देगी ऐसे मुझे लगता है। जी जी। डॉक्टर साहब, 2024 तक समान नागरिक कायदा बनने की कोशिश चल रही है, तो ये बन पाएगा क्या? अभी हम भी न्यूज़ से ही देख रहे हैं कि कानून आने वाला है समान नागरिक कायदा जी। देखते हैं अभी क्या करती है पार्टी। अच्छा अच्छा। हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होने जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सभी जाति पंथी के लोग रहते हैं, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। तो ये जो न्यूज़ आती है हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, ये होगी, ये हमने ऐसे ही सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू है अभी कि आने वाले 2024 तक संविधान बदला जाएगा, तो वाकई में बदला जा सकता है क्या? देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमारे भारत का संविधान किस तरह का है। हमारे भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो कोई नहीं बदल सकता, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है स्ट्रक्चर बदलने की। जी जी। अगर कोई कानून चेंज कर सकते हैं, उसमें दुरुस्ती कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो परिदृढ़ है। जी। परिदृढ़ हमारी राज्य घटना है। बाबा साहब ने ऐसी राज्य घटना बनाई है कि वो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, वो कोई बदल नहीं सकता। भारत का संविधान आबाद है और आबाद ही रहेगा। उसमें संशोधन हो सकता है कुछ विधेयकों में, जैसा कि वो रूटीन है अमेंडमेंट होना, ये होना, लेकिन भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता। जी जी। डॉक्टर साहब, आप तो एक बौद्ध धर्मीय परिवार वाले हैं, बराबर है? आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है? मैं दिन की शुरुआत मेरा एक नित्य ये होता है। मैं जब नहा के तैयार होता हूँ तो सबसे पहले मेरे पिताजी परम पूजनीय दादा बलिराम शिवराम गायकवाड़, उनकी जो अस्थि का स्टैचू है जो यहाँ आपको दिख रहा है, जी। तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और पिताजी को प्रणाम करके ही मैं मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ। रात में भी उनको मैं प्रणाम करके ही मैं शुरुआत करता हूँ। जब मैं लातूर में रहता हूँ तो मेरी माता जी को सबसे पहले जाके प्रणाम करता हूँ। मेरा ये डेली रूटीन है। मॉर्निंग में रेडी होने के बाद माता जी का, पिताजी के मूर्ति का, बाबा साहब बुद्ध की मूर्ति का प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेके मैं दिन की शुरुआत करता हूँ। और रात को भी मैं माता जी के चरण स्पर्श करके सो जाता हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपका इतना सारा काम है, तो जो परिवार है आपका, उनका बहुत सारा योगदान आपके पीछे है, बराबर है? तो आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल से मिलती है। जी जी। और हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे पिताजी बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया। हमें जो संस्कार दिया, उस संस्कार से हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तीनों भाई वेल सेटल है। बड़े भाई MD MSRDC है, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आप ब्रिजेस देखते हैं, हाईवे देखते हैं, नेशनल हाईवे देखते हो, सब उन्होंने ही बनाया है। दिल्ली का महाराष्ट्र सदन उन्होंने बनाया, मुंबई का सी लिंक उन्होंने बनाया है, मुंबई के मंत्रालय का रिनोवेशन उन्होंने किया है। बहुत सारा काम उन्होंने किया है। वो मेरे बड़े भाई है। छोटा भाई उसका वत्सला बलिराम पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का। और मेरा प्रेस है, डेली 2 न्यूज़पेपर है, मेरा पब्लिकेशन है। मैंने अभी एक हिमालया आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च की है। अच्छा। जिसके 25 प्रोडक्ट मार्केट में अभी आ रहे हैं। जी जी। और मेरी लड़की लंदन से मास्टर करके आई मास मीडिया में। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन पे उन्होंने मास्टर डिग्री की। छोटा मेरा लड़का अभी ग्रेजुएट हो गया है। मेरे छोटे भाई की लड़की
अमेरिका में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने गई है। वाह। और वहाँ का किस्सा आपको बताता हूँ बोलिए बोलिए। कि जब वो एडमिशन लेके वहाँ गई और 15 दिन के बाद वहाँ के सीनेट का इलेक्शन लग गया। अच्छा। उसने मुझे फ़ोन किया कि बाबा मैं सीनेट के लिए खड़ी हो जाऊँ क्या। तो मैंने कहा तू खड़ी हो जा, लेकिन किसी को बताना मत। अच्छा। क्योंकि ये अगर जीत गई तो बताएंगे। ओके। तो उसने कहा कि 50 स्टूडेंट का सिग्नेचर चाहिए नॉमिनेशन फॉर्म पे। अच्छा। तो उसने 75 लड़के का सिग्नेचर लिया नॉमिनेशन फॉर्म पर। और आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका के सीनेट यूनिवर्सिटी के सीनेट में जी 300 मत में वोट में से उसको 175 वोट्स वाह मिले। और वो 20 लोगों के लिए 20 कैंडिडेट मतलब 20 सीनेट मेंबर के लिए वो इलेक्शन था। अच्छा। उसमें वो 5वीं रैंक पे के वोट लेके वो जीत गई। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी मतलब बात ये तो बहुत इंटरनेशनली उसने हमारे जी। परिवार का नाम किया। ऐसा हमारा परिवार है, जॉइंट फैमिली है हमारी। जी। हमारी सिस्टर भी पढ़ी लिखी है, उनके मिस्टर भी अच्छे क्लास 1 ऑफिसर है। ऐसा एक परिवार हमारा। डॉक्टर साहब, आजकल जो अम्बेडकरी युवा है, खास करके देखा जाए तो इधर उधर भटकते हुए नज़र आ रहा है। हाँ, तो युवा वर्ग के लिए आप क्या कहेंगे आज? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि हमारे समाज में क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, बीए होते, बीकॉम होते, आगे मास्टर करते हैं और आगे कुछ नहीं करते। हम वेट करते हैं हमें बुलाएगा कोई जॉब के लिए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा आपके लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मेरे समाज के सभी भाई बहनों से कहना है कि आप जब ग्रेजुएशन की तैयारी करते हो जी तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ही आप यूपीएससी एमपीएससी की स्टडी शुरू करना चाहिए। जी। और जस्ट लास्ट ईयर में जब रहेंगे तो आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ज़्यादातर यूपीएससी एमपीएससी में क्लास 1 होना चाहिए हमारे समाज के लड़के। अगर ऐसा नहीं होना चाहते हैं तो बिज़नेस में आना चाहिए। जी। बिज़नेस मॉडल बनना चाहिए। बिज़नेस में आके समाज में लोगों के लिए रोज़गार निर्माण करना चाहिए। और मेरा एक आपके माध्यम से कहना है कि हमारे समाज में अगर कोई आगे जाता है तो उसको डिस्करेज करने वालों की संख्या 100 में से 100 होती है। जी बराबर है। हाँ, बराबर। कोई सपोर्ट नहीं करता, इनकरेज नहीं करता। सही बात। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे यहाँ बोर लेना है पानी की, जी तो मैं 100 फीट गया, पानी नहीं लगा। 200 फीट गया, पानी नहीं लगा। 500 फीट गया, पानी नहीं लगा। 600 फीट गया, पानी नहीं लगा। लेकिन एक पृथ्वी में नल पॉइंट होता है। अच्छा। जहाँ पानी होता है, वहाँ तक अगर गए तो पानी लगता ही है। जी बराबर। तो कोई अगर आपको डिस्करेज करता है तो डिस्करेज नहीं होने का, आप किसी का सुनने का नहीं है और सेल्फ स्टडी करके आईपीएस ऑफिसर बनो, आईएएस बनो, उद्योजक बनो। यही मेरी सब हमारे भाई बहनों के लिए सलाह है। जी। डॉक्टर साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। बहुत ही प्यारी बातें आपने लॉर्ड बुद्धा पर आज रखी है। तो घर में बैठे लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बातें करने का मौका दिया। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये हमारा अकेला एक बौद्ध धर्म का चैनल है। और मैं भारत के और विदेश के सभी भाई बहनों से भी मैं अपील करता हूँ कि हम लोग जैसा नित्य नियमों से टीवी देखते हैं वैसा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देखना चाहिए। वहाँ पर संस्कार के कार्यक्रम आते हैं, बुद्ध संस्कार के कार्यक्रम होते हैं। और समाज के लिए कुछ देना चाहिए। अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 10 पैसे तो समाज को देना चाहिए। 90 पैसे आप खुद रख लिए तो भी चलता है, लेकिन बैक टू सोसाइटी ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो बड़े लोग बन गए हैं, उद्योगपति बन गए हैं, वो लोग समाज की तरफ देखते नहीं है। जी। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम
आज जिस भी स्टेज पे है, हम चाहे सांसद हो, मिनिस्टर हो, बड़ा अधिकारी हो, उद्योगपति हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम बन चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको विनती करता हूँ कि आप अपने माँ बाप की सेवा तो करिए, लेकिन माँ बाप के बाद आप तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की आदर्श की आप अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आदर्शों की अनुकरण नहीं करेंगे, उनका आदर्श लेके काम नहीं करेंगे, तब तक हमें यशस्वी जीवन नहीं मिलेगा। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा टीवी देखते रहिए। धन्यवाद। जय भीम। तो दर्शकों, ये थे प्राध्यापक डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब, जो पूर्व सांसद है मराठवाड़ा के लातूर शहर से लातूर लोकसभा मतदार संघ से। पुनः एकदा तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुनील गायकवाड़, जो पूर्व सांसद है मराठवाड़ा के लातूर शहर से। वो चुनाव जीते थे 2014 में, और एक ही ऐसे सांसद है जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद में जय भीम का नारा दिया था। आने वाले दिनों में डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही पार्टी का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए डॉक्टर साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम।